गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में। हम सेकेंड ईयर की ज्योग्राफी का अध्ययन कर रहे हैं। सेकेंड ईयर की ज्योग्राफी मानव भूगोल, उसमें कुछ अंतिम बिंदुओं को हम पढ़ रहे हैं। नगरीकरण इसमें चल रहा है। नगरीकरण नहीं, हम पढ़ रहे थे नगरों के प्रकार कि स्थिति के आधार पर कैसे नगर है, कार्य करने के आधार पर, व्यवसायों के आधार पर किस तरीके से नगर है। उन सभी नगरों को हमने पिछली कक्षा में देख लिया था। आज इस कक्षा में, इस क्लास में हम एक नई चीज़ का अध्ययन करेंगे जिसको नगरीकरण के नाम से जाना जाता है। शहरीकरण, नगरीकरण, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, कक्षा 12 में भी होगा, शायद आखिरी में टॉपिक होगा ये। कक्षा 12 में जो आपने पढ़ा है सेम वही सारी चीज़ें ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत है, क्योंकि कक्षा 12 में ही ह्यूमन ज्योग्राफी चलती है और ह्यूमन ज्योग्राफी आपके यहाँ पर चल रही है। ठीक है, कक्षा 11 में आपने जो पढ़ा था वो फर्स्ट ईयर में पढ़ लिया आपने। तो हम ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत आज नगरीकरण को पढ़ेंगे। ठीक है, शहरीकरण। नगरीकरण, या दूसरी भाषा में कह सकते हैं इसको शहरीकरण। ठीक है, नगरीकरण या शहरीकरण, इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि नगरों में वृद्धि। क्या? नगरों में वृद्धि। अब वो नगरों में वृद्धि चाहे आप जनसंख्या की वृद्धि मान लीजिए या फिर नगरों की वृद्धि मान लीजिए। जैसे पहले मान लीजिए हमारे आसपास यहाँ बड़ा नगर दौसा है। ठीक है, तो दौसा जैसे कई सारे नगरों की वृद्धि या फिर दौसा में जनसंख्या की वृद्धि, इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। नगरों में वृद्धि इसका सामान्य अर्थ होता है। ठीक है, या यूँ कह सकते हैं कि ग्रामीण जनसंख्या का शहरी जनसंख्या में परिवर्तित हो जाना नगरीकरण कहलाता है। कृषक जनसंख्या का, जो कृषि के ऊपर आधारित थी, कृषक जनसंख्या का, ग्रामीण जनसंख्या का औद्योगिक जनसंख्या में परिवर्तित हो जाना नगरीकरण कहलाता है। ये सारी कुछ चीज़ें हैं नगरीकरण को समझने के लिए। नगरीकरण नगरों की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति, शहरीकरण कहते हैं। शहर और नगर एक ही बात है, सिटी। ठीक है, तो नगरीकरण का सामान्य अर्थ होता है क्या? नगरीकरण का सामान्य अर्थ नगरों की वृद्धि, नगरों की वृद्धि होता है। क्या होता है? नगरों की वृद्धि। बहुत सिंपल सी बात है। नगरीकरण का सामान्य सा अर्थ क्या होता है? नगरों की वृद्धि। अब इस नगरीकरण को स्पष्ट करने के लिए बहुत सारे विद्वान आए हैं विश्व में। ये देखिए, आधुनिक टॉपिक है, ये नया टॉपिक है। भूगोल, जो वास्तविक भूगोल है उससे इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन भूगोल की एक नवीन शाखा जो 18वीं 19वीं शताब्दी में पनपी, मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी, उसके अंतर्गत इन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। तो इनमें जितने भी विद्वान आएंगे वो सब नए ही विद्वान आएंगे, प्राचीन विद्वान नहीं है इसमें। हेरोडोटस ने नगर की परिभाषा ऐसे दी, अरस्तु ने ऐसे दी, ऐसा इसमें नहीं है। ठीक है, इसमें नए नए विद्वान आएंगे। जैसे ट्रिवार्था हुआ, पीटर हेगेस हुआ और जेलेसिंकी हुआ, ये सारे विद्वान हैं इसमें। ठीक है, इसके अलावा रूट्स हुआ और इसके अलावा आपके चौरले हुआ, ये सारे चौरले या शोरले बोलते हैं, ऐसे नए नए विद्वान आएंगे इसमें। रेट जेल के बाद में आने वाले विद्वान इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तो देखिए, इसकी कुछ परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले एक डेविस महोदय आए हैं। ये डेविस महोदय वो नहीं है WM डेविस, विलियम मॉरिस डेविस, अमेरिकी विद्वान वो वाले नहीं है। ये डेविस महोदय दूसरे हैं। ठीक है, डेविस महोदय क्या परिभाषा देते हैं कि नगरीकरण जो है एक सुनिश्चित प्रक्रिया है, यानी कि एक निश्चित प्रक्रिया है जो होनी ही है। बात समझ में आ रही है? नगरीकरण क्या है? एक सुनिश्चित प्रक्रिया है। ये क्या करती है कि इसमें परिवर्तन का एक चक्र होता है जिसमें ग्रामीण जनसंख्या शहरी जनसंख्या में परिवर्तित होती है। ये बात इन्होंने कही है, तो इसको लिख लेते हैं हम। डेविस के अनुसार नगरीकरण की परिभाषा है ना,
इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे हमेशा। लिखिए नगरीकरण एक सुनिश्चित प्रक्रिया है। नगरीकरण क्या है? एक सुनिश्चित प्रक्रिया है। और इसके बाद बताया कि परिवर्तन का ऐसा चक्र है परिवर्तन का ऐसा चक्र है जिसमें परिवर्तन का ऐसा चक्र है जिसमें ग्रामीण जनसंख्या, जिसमें क्या होती है? ग्रामीण जनसंख्या, या ग्रामीण जनसंख्या को कहते हैं कृषक जनसंख्या। ग्रामीण जनसंख्या को क्या कह सकते हैं? कृषक जनसंख्या, या कह सकते हैं कृषक समाज। कृषक समाज क्या है? औद्योगिक समाज में परिवर्तित हो जाता है। औद्योगिक समाज में परिवर्तित हो जाता है। सिंपल है। देखिए परिभाषाएं अक्सर याद नहीं हुआ करती है, तो परिभाषाओं को याद करने के लिए आसपास की चीज़ों को याद कर लिए। और परिभाषाओं का एक नियम होता है, जब आप इनको लिखें तो एज टू एज लिखना होता है हमको। जैसा इन्होंने कहा है वैसा ही हमको लिखना होता है। अगर एक दो शब्द इधर उधर हो जाएं तो कोई ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। बस हमको ये देखना है कि उन्होंने जो रिदम में बात बोली है उसी रिदम में हमको बात बोलनी चाहिए, हमको बात लिखनी चाहिए उसकी। तो इन्होंने क्या बोला कि एक सुनिश्चित प्रक्रिया है नगरीकरण। नगरीकरण क्या है? सुनिश्चित प्रक्रिया होनी ही है जिसमें ग्रामीण समाज, कृषक समाज औद्योगिक समाज की ओर क्या है? परिवर्तित हो जाता है धीरे धीरे। ठीक है, औद्योगिक समाज में क्या हो जाता है? परिवर्तित। ये डेविस ने कहा है। इसके बाद और विद्वान आए हैं, एक दो विद्वान। इसके बाद बर्गल नाम के एक विद्वान हैं। बर्गल के अनुसार, बर्गल ने देखिए क्या कहा है? बर्गल ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में जो परिवर्तन होने की प्रक्रिया है वही नगरीकरण। बात वही है, कहने का अंदाज अलग है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में जो परिवर्तन होने की प्रक्रिया है उसी को क्या कहते हैं? नगरीकरण। लिख लीजिए इसको भी। ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तन को या परिवर्तन की प्रक्रिया को नगरीकरण कहा जाता है। ये देखिए, ये बर्गल ने कहा है और ये डेविस ने कहा है। नगरीकरण को हम समझ रहे हैं नगरीकरण या शहरीकरण, इसको हम समझ रहे हैं। नगरीकरण का सामान्य अर्थ क्या होता है? नगरों में वृद्धि, नगरों की वृद्धि। सबसे पहले एक विद्वान आए हैं डेविस, इन्होंने क्या कहा है? नगरीकरण एक सुनिश्चित प्रक्रिया है, यानी कि होनी ही है। नगरीकरण तो होता ही है, ग्रामीण क्षेत्रों से जनसंख्या निकल करके शहरों में जाती ही है। परिवर्तन का ऐसा चक्र है जिसमें ग्रामीण समाज, ग्रामीण जनसंख्या भी कह सकते हैं, औद्योगिक समाज में परिवर्तित हो जाता है। हमने इसको पहले भी पढ़ा है। ठीक है, एक जगह पहले भी पढ़ा था, ग्रामीण समाज औद्योगिक समाज में परिवर्तित हो जाता है, नगरीकरण कहलाता है। ठीक है,
इसी के बाद बर्गल आए हैं। बर्गल ने क्या कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? नगरीकरण कहलाता है। बात सिंपल है, बात आसान है, समझ में आ गई होगी। ठीक है, लिख लीजिए इसको। अब इसको मिटा देते हैं। इसके बाद एक विद्वान और है, त्रिवार्था। त्रिवार्था वही है ये जिन्होंने जलवायु का वर्गीकरण दिया है, वही त्रिवार्था है। ठीक है, त्रिवार्था के अनुसार त्रिवार्था ने क्या कहा है? नगरीकरण एक चक्रीय प्रक्रिया है। उसने क्या कहा था? एक सुनिश्चित प्रक्रिया है। इसने क्या बोल दिया है? चक्रीय परिवर्तन। देखिए, बात वही कहने की कोशिश कर रहे हैं। अब उसने वैसा कह दिया तो मैं वैसा नहीं कह सकता, नहीं तो कॉपीराइट लग जाएगा, यानी कि उसकी बात कॉपी कर ली, मैंने क्या कहा। तो मैं उसी बात को अलग नज़रिए से देखता हूँ, उसी बात को अलग शब्दों में बयां करूँगा, तो वो बात कहने का अंदाज़ दूसरा हो जाएगा और उसकी बात कही जाएगी। वो बात कहने का तो मतलब एक ही है सभी का, ठीक है, अंदाज अलग अलग है। नगरीकरण क्या है? एक चक्रीय प्रक्रिया है जिसमें क्या है, कृषि कोई राष्ट्र, जिसमें कोई राष्ट्र, इन्हें राष्ट्र की बात की, उसने जनसंख्या की बात की थी। कोई राष्ट्र कृषि समाज से किस में हो जाता है? औद्योगिक समाज में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, कृषि समाज से औद्योगिक समाज में परिवर्तित हो जाता है। क्या है? कोई राष्ट्र कृषि समाज से कौन से समाज में परिवर्तित हो जाता है? औद्योगिक समाज में। इसी को क्या कहते हैं? नगरीकरण कहा जाता है। बात समझ में आ गई होगी आपके। नगरीकरण एक चक्रीय प्रक्रिया है त्रिवार्था के अनुसार, जिसमें कोई राष्ट्र ग्रामीण समाज से किसमें कौन से समाज में हो जाता है? औद्योगिक समाज में परिवर्तित हो जाता है। लिख लीजिए आप इसको भी। इसके बाद हम देखेंगे, अभी तो 20 मिनट है, स्टार्ट ही किए अभी तो हैं। ठीक है, नगरीकरण समझ में आ गया होगा आपके। बहुत आसान है। नगरीकरण एक चक्रीय प्रक्रिया है जिसमें कोई राष्ट्र ग्रामीण जनसंख्या से, ग्रामीण समाज से किस में परिवर्तित हो जाता है? औद्योगिक प्रक्रिया में, औद्योगिक समाज में परिवर्तित हो जाता है। नगरीकरण कहलाता है। सिंपल है। इसके बाद नगरीकरण की प्रक्रिया के कुछ चरण देखेंगे हम। 2-3 चरण होते हैं, उन चरणों की बात कर लेंगे। ठीक है, नगरीकरण की प्रक्रिया के कुछ चरण हैं, उन चरणों की हम बात कर लेंगे। तो चलिए उनकी देखते हैं। नगरीकरण की प्रक्रिया नया टॉपिक है, दूसरा टॉपिक है। नगरीकरण की परिभाषा देख ली हमने। नगरीकरण की प्रक्रिया देखिए, चाहूँ तो मैं आपको इस पर बहुत सारी व्याख्या बता सकता हूँ, बहुत सारी बातें कर सकता हूँ नगरीकरण के ऊपर, लेकिन लिखने में नहीं आएगा फिर। ठीक है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा लिख लें अपन लास्ट में, बहुत सी बीच में बने बहुत कम लिखने की, दिखाने की बात कही है आपसे। बीच में लिखा दूंगा मैं, टेंशन नहीं लीजिए आपको। मैं चाहता हूँ कि अब थोड़ा बहुत लिख लें अपन, ताकि अपनी कॉपी भी थोड़े से नोट्स हो जाएं अपने पास। नगरीकरण की प्रक्रिया, नगरीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत देखिए वही बात है, ये एक चक्रीय प्रक्रिया है जिसमें कोई समाज
ग्रामीण से किस में हो जाता है, औद्योगिक समाज में परिवर्तन। नगरीकरण की प्रक्रिया के 3 चरण माने गए हैं। कितने चरण हैं? 3 चरण माने गए हैं। इसमें लिख सकते हैं आप, इसमें भी लिख सकते हैं आप। नगरीकरण एक चक्रीय प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत एक कृषि समाज या कृषक समाज औद्योगिक समाज में परिवर्तित हो जाता है, ये लिख सकते हैं। फिर इसके बाद लिखेंगे नगरीकरण की अवस्था की। नगरीकरण की 3 अवस्थाएं होती है, 3 चरण होते हैं। पहला चरण देखिए, प्रारंभिक चरण। पहले चरण के अंतर्गत प्रारंभिक चरण लिख देता हूं मैं यहां पर। प्रारंभिक चरण देखिए, पहले चरण के अंतर्गत क्या होता है, जो ग्रामीण समाज होता है वो ग्रामीण समाज के लोगों की संख्या ज़्यादा होती है, और जो शहरी या कह सकते हैं कि औद्योगिक समाज जो होता है उन लोगों की संख्या कम होती है। लगभग 20 से 25% के बीच जहाँ पर औद्योगिक जनसंख्या, नगरीय जनसंख्या पाई जाती है, वो नगरीकरण के प्रारंभिक चरण में आता है। ठीक है, लिखिए, इसके अंतर्गत कुल जनसंख्या में 20 या 25% जनसंख्या, ठीक है, कुल जनसंख्या में 25% जनसंख्या, 25% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। 25% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। ठीक है, और ये सभी लोग जो है पारंपरिक रूप से अपने जीवन यापन को निर्वाह करते हैं, अपने जीवन का क्या करते हैं, निर्वाह करते हैं। बाकी देखिए, इसमें इस चरण के देशों में अधिकांश लोग पारंपरिक तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं। पारंपरिक तरीके से क्या करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, प्राचीन ढंग से वो जीते हैं। ठीक है, साथ ही इन देशों में प्राथमिक व्यवसायों में अधिक जनसंख्या लगी होती है। प्राथमिक व्यवसाय में अधिक जनसंख्या लगी होती है या संलग्न होती है। कुछ जनसंख्या द्वितीयक और कुछ जनसंख्या तृतीयक कार्यों में संलग्न रहती है। लगी हुई होती है। समझ गए होंगे आप प्रारंभिक अवस्था में क्या होता है। प्रारंभिक अवस्था में यही होता है कि कुल जनसंख्या जो होती है उस राष्ट्र के, उस देश के, उस कुल जनसंख्या का केवल 25%, उस कुल जनसंख्या का केवल 25% भाग
वही नगरों में निवास करता है, वही शहरों में निवास करता है। अधिकांश जनसंख्या कहाँ रहती है? अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण इलाकों में रहती है, गांवों में निवास करती है। और वो अधिकांश जनसंख्या जो गांवों में रहती है वो प्राथमिक क्रियाकलापों में संलग्न रहती है, यानी कि पारंपरिक तरीके से अपना जीवन यापन करती है। वही बैल, वही पारंपरिक कृषि का तरीका, वही झोपड़ियाँ, ये सारी चीज़ें जो होती है वो नेचुरल यानी कि प्रकृति के ऊपर पूर्ण रूप से वो निर्भर रह सकते हैं। इस तरीके से भी हम मान सकते हैं। और कुल जनसंख्या में से कुछ लोग ही द्वितीयक और तृतीयक कार्यों में संलग्न रहते हैं। ऐसे अक्सर इस प्रकार के देश अल्प विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, अल्प विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं। ऐसे देश किस में आते हैं भाई? अल्प विकसित जो देश होते हैं विश्व के, जैसे अफ्रीका में काफ़ी सारे देश है, वो सारे देश इस प्रारंभिक चरण में उसमें शामिल किए जाएंगे। लिख लीजिए इसको। फिर इसके बाद द्वितीयक चरण हम देखेंगे। द्वितीयक चरण में देखेंगे क्या होता है। हो गया। इसके बाद दूसरा चरण देखते हैं हम नगरीकरण का। उसके अंतर्गत क्या होता है ये भी देखते हैं हम। चलिए, द्वितीयक अवस्था या नगरीकरण का द्वितीय चरण। द्वितीय चरण के अंतर्गत क्या होता है? इसमें देश की 30% से अधिक जनसंख्या से अधिक जनसंख्या नगरों में निवास करने लग जाती है। कितनी बोलो? 30% से जनसंख्या, 30% से ज़्यादा जनसंख्या वो नगरों में निवास करने लग जाती है, शहरों में रहने लग जाती है, जिस कारण ये सभी लोग ये नगरों में द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलापों में संलग्न रहते हैं। ये वो काम करते हैं जो नगरों में होते हैं, जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में, वाणिज्यिक व्यापार, परिवहन, शैक्षिक कार्य, इन सभी में ये लोग लगे रहते हैं। ठीक है, इन सभी कार्यों में ये लोग लगे रहते हैं। यहाँ जो है इस अवस्था में, इस चरण में नगरीय जनसंख्या में वृद्धि दर्ज की जाती है। ये इम्पोर्टेंट बात है। नगरीय जनसंख्या जो होती है उसमें क्या की जाती है?
वृद्धि दर्ज की जाती है। नगरीय जनसंख्या बढ़ती रहती है यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारा क्षेत्र, बहुत सारी जनसंख्या वो कहाँ चली जाती है, नगरों में जाती है, जिसको रोजगार चाहिए होता है, जिसको शिक्षा चाहिए होती है, या फिर अन्य कारणों की वजह से वो नगरों की ओर धीरे धीरे पलायन करने लगते हैं, प्रवास करने लगते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। ऐसी अवस्था विश्व के विकासशील देशों में देखी जा सकती थी। भारत 20वीं शताब्दी तक, 21वीं शताब्दी से पहले भारत पहली अवस्था में आता था। भारत में 25% जनसंख्या जो है शहरों में निवास करती थी, बाकी 75% जनसंख्या जो है वो नगरों में निवास करती थी। वर्तमान संदर्भ में ये पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है और भारत का लगभग 33% से ज़्यादा जनसमूह वो नगरों में निवास करने लगा है वर्तमान में। ठीक है, क्योंकि लोग बाग गाँवों को छोड़ करके नगरों में जा रहे हैं, क्योंकि आर्थिक क्षेत्र वहाँ पर नगरों में उनको मजबूत नजर आता है। ठीक है, अंतिम अवस्था देखते हैं इसकी, अंतिम चरण, तीसरा चरण। लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं लिखा हो तो। अंतिम चरण देखते हैं, तीसरे चरण में क्या है। तीसरे चरण में जो है बहुत ज़्यादा जनसंख्या नगरों में निवास करती है, लेकिन नगरों में जनसंख्या की वृद्धि नहीं होती। ठीक है, जनसंख्या वहाँ पर क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है। अंतिम चरण, अंतिम चरण में, इस अंतिम चरण में नगरों में लगभग 70% से अधिक जनसंख्या, 70% से अधिक जनसंख्या निवास करते हैं तथा यहाँ जनसंख्या वृद्धि नहीं होती एवं नगरीय जनसंख्या जो है वो स्थिर हो जाती है। नगरीय जनसंख्या कैसे हो जाती है, स्थिर हो जाती है। यहाँ के लोग तृतीयक, चतुर्थक और पंचम व्यवसायों में अधिक संलग्न रहते हैं। कौन कौन से व्यवसाय में, तीसरे व्यवसाय, चौथे व्यवसाय, पांचवें प्रकार के व्यवसाय, इनमें ज़्यादा लोग संलग्न रहते हैं। जनसंख्या यहाँ पर क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है। यहाँ पर जो है तृतीयक, चतुर्थक, पंचम क्रियाकलापों के जो साधन आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। ठीक है, शिक्षा का प्रसार बहुत ज़्यादा होता है, लगभग इन देशों में 100% शिक्षित लोग पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसा अक्सर विश्व के विकसित देशों में होता है। पहली अवस्था, प्रारंभिक अवस्था में कौन सी थी, अल्प विकसित, प्राथमिक व्यवसाय ज़्यादा था। दूसरी अवस्था कैसी थी, विकासशील। इसमें क्या था, द्वितीयक,
और तृतीयक व्यवसाय ज़्यादा था। तीसरी और अंतिम अवस्था, इसमें क्या देखा हमने, विकसित देशों में पनपती है। और इसमें क्या है, चतुर्थक पंचम क्रियाकलाप ज़्यादा होते हैं। ये बातें आप याद रखने की है, समझने की है, ठीक है। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही था। नगरीकरण के हमने 3 चरण देखे हैं, तीनों चरणों को हमने देख लिया। बहुत ज़्यादा महत्व की चीज़ें नहीं हैं, लेकिन परीक्षा में जो आखिरी सवाल आता है वो आ जाता है कभी कभी ऐसा, तो इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए खुश रहिए, नमस्ते।